हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो मनी नाइन। मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 बजे मनी नाइन के यूट्यूब, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर हम अपना ये लाइव शो लेकर आते हैं। कोशिश हमारी ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे सुधार सकें। अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो हमारे एक्सपर्ट आपकी मदद करते हैं कैसे आप ज़्यादा बचाएं और ज़्यादा निवेश करें। यही हमारी कोशिश रहती है। वेडनेसडेज को हम फोकस करते हैं म्यूचुअल फंड में। अब जब बात म्यूचुअल फंड की आती है तो बहुत सारे स्कीम हमारे सामने रहते हैं। मल्टी कैप स्कीम है तो फ्लेक्सी कैप फंड की बात होती है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। और अगर आप इन सारे स्कीम के झंझट में नहीं फंसना चाहते हैं तो शायद आपको आपके एक्सपर्ट सलाह देंगे कि आप इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए, पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए। ये भी एक अच्छा जरिया है निवेश करने का और इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। और यही वजह है कि इंडेक्स फंड इन दिनों निवेशकों के फेवरेट बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कैसे काम करते हैं, और इससे भी ज़्यादा कि कितने तरह के पैसिव फंड्स हैं आपके इस यूनिवर्स में? क्या आपको इसके बारे में पता है? और हर पैसिव फंड का क्या मकसद है, आपको इसमें कब निवेश करना चाहिए, और अगर इसमें निवेश करना है तो केवल ये जो है ना सस्ते के चक्कर में यानी एक्सपेंस रेशियो के चक्कर में इनमें निवेश नहीं कीजिए। तो आज मेरे साथ जुड़ चुकी हैं फिनसेफ की डायरेक्टर मृण अग्रवाल, और आज हम मृण से समझने वाले हैं कि पैसिव फंड में निवेश करने का इरादा है तो आपको क्या देखना है, कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। थैंक यू सो मच मृण, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। बिफोर वी स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मृण से डायरेक्टली अपना सवाल पूछना चाहते हैं यही मौका है। अगले आधे घंटे तक मृण मेरे साथ हैं, लाइव जुड़ी हुई हैं। आप अपने सवाल भेजिए, हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9311211874, या फिर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर मेल कीजिए। और अगर यूट्यूब पर हमें आप लाइव सुन रहे हैं तो राइट हैंड में आपको एक टॉप चैट का बॉक्स दिख रहा होगा, वहां पर तुरंत अपने मन में जो भी आपके सवाल आ रहे हैं वो लिख डालिए। हम रखेंगे मृण के सामने। आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल हो, ये जानना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड कैसे चुने, ये पूछिए। और सवाल को जितने क्लियरली लिखेंगे हमें उतनी आसानी होगी। यानी अगर आपको एक सवाल ऐसा है जिसमें आप अपनी पोर्टफोलियो के बारे में बता रहे हैं तो ज़रूर बताइए कि आपका नज़रिया कितना है, कितने समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं, किस टारगेट पर आपकी नज़र आए। तो इंतज़ार है आपके सवालों का। जब तक आप सवाल भेज रहे हैं तब तक मैं मृण से सवाल करती हूँ। मृण, वेलकम टू मनी नाइन वंस अगेन। सो जब इंडेक्स फंड की बात आती है ना तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए सेंसेक्स, निफ्टी, ज़्यादातर निवेशक इनके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत तरह के इंडेक्स फंड होते हैं। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले तो आप डिफाइन कर दीजिए कि होते क्या हैं इंडेक्स फंड, और कितने तरह के इंडेक्स फंड हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के पूरे यूनिवर्स में। तो सबसे पहले तो नमस्ते प्रियंका, एंड इट्स लवली टू बी हियर टुडे। आजकल एक्चुअली बहुत सारे इंडेक्स फंड्स हैं। मैं पढ़ रही थी कि करीब 350 इंडेक्स फंड्स हैं और करीब 100 इंडाइसेस हैं। तो आजकल आप देखिए कितने सारे एनएफओज आ रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर होते हैं। और थोड़ा सा मैं भी चौंक गई सुनकर कि 100 इंडाइसेस हैं इंडिया में। ऑफ कोर्स ज्यादातर तो लोग बड़े इंडेक्सेस में ही डालते हैं, बट आजकल बहुत एनएफओज आ रहे हैं दूसरे इंडाइसेस को लेकर भी। तो बहुत अच्छी बात है कि आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम इंडेक्स फंड क्या होता है, जो एक्टिव फंड मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है जो चुनता है कि कौन से शेयर में निवेश करें और कितना अमाउंट या कितना परसेंटेज एलोकेशन करें। इंडेक्स फंड में ऐसा होता है कि कोई इंडेक्स होता है जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स है, और वो फंड मैनेजर जो है वो उस जो स्टॉक्स उस इंडेक्स में हैं, जो परसेंटेज में है, उसी परसेंटेज में वो स्टॉक्स खरीदेंगे, राइट? सो दे आर जस्ट मिररिंग एन इंडेक्स, एंड इसमें वो ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन सा चुने कौन सा ना चुने या किस में कितना एलोकेशन करें, ठीक है? तो पहले बात तो ये है। अब काफी लोग ये सोचते हैं कि इंडेक्स फंड्स में हमें ज्यादा पैसे बनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, या इंडेक्स फंड सेफ हैं, राइट? ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं क्या इंडेक्स फंड सेफ हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडेक्स फंड्स आर जस्ट लोअर कॉस्ट एज कंपेयर टू द एक्टिवली मैनेज फंड। दैट डजंट मीन कि ये ज्यादा सेफ हैं या इसमें आपको जरूर ज्यादा पैसे बनेंगे ही, राइट? अब अगर हम देखते हैं कि कौन से इंडेक्स फंड्स हैं, बहुत सारे हैं। तो एक तो जो
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वाले हैं, राइट? सो निफ्टी 50, निफ्टी 150, निफ्टी 250, राइट? एंड देन यू ऑल्सो हैव the factor based indices, which is like equal weighted. So there's a factor that is attached, like momentum, quality, low volatility, value, equal weightage, right? So within Nifty 50 you have equal weighted index as well. क्योंकि Nifty 50 में क्या प्रॉब्लम है कि सर्टन स्टॉक्स का ज्यादा कंसंट्रेशन है, सर्टन सेक्टर्स का ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये कंसंट्रेशन नहीं चाहते हैं तो इक्वल वेटेड फंड्स भी अवेलेबल हैं। सो दीज आर नोन एज फैक्टर बेस्ड ईटीएफ्स। देन सेक्टोरल ईटीएफ्स भी हैं, फॉर एग्जांपल आईटी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर थीमेटिक ईटीएफ्स भी हैं, फॉर एग्जांपल ईएसजी या कंजम्पशन, राइट? ऑफ कोर्स गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ भी है। यस, गोल्ड एंड सिल्वर भी है। इंटरनेशनल ईटीएफ्स, नैस्डैक, S&P 500, टोटल वर्ल्ड इंडेक्स, एंड फाइनली ये सब तो हमने इक्विटी के बारे में बात की। डेट फंड्स में भी ईटीएफ्स हैं। ओके, सो इन ऑल आप कह रही हैं कि इस तरह के कुछ 350 फंड्स हैं जो 100 इंडाइसेस को अलग अलग फॉलो करते हैं। इनकी खास बात ये है कि इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं बैठा होता, वो सीधा सीधे जिस इंडेक्स को मिरर करना है उसको वो फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से आपको रिटर्न देते हैं। और जो एक सवाल उन्होंने शुरुआत में ही मृण ने बता दिया कि सेफ हैं क्या ज़्यादा इंडेक्स फंड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शायद एक मिथ हो सकता है कि ये ज़्यादा सेफ हैं। नाउ मृण, सेबी ने मई 2022 में डेवलपमेंट ऑफ पैसिव फंड्स के नाम से एक सर्कुलर निकाला। उन्होंने 2 परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक इसमें बताई, चर्चा की है कि जिसके आधार पर निवेश होना चाहिए, ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस। ये क्या होते हैं? और क्योंकि आपने कहा क्योंकि आपको ये लोअर कॉस्ट अगर लगते हैं तो वो पैरामीटर नहीं होना चाहिए, तो देन What SEBI is telling us कि ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंस देखिए, इनको समझाइए, इन्हें मैं कैसे देखूं एज अ रिटेल इन्वेस्टर। मेरे लिए ये टर्म जो है बहुत हैवी लग रहा है, ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंस। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये सबको वार्न करना चाहूंगी, आगाह करना चाहूंगी कि आजकल काफी सारे इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स के एनएफओस आ रहे हैं जिसमें एक्सपेंस रेशियो में बहुत फोकस है, और वो कह रहे हैं कि अच्छा अगर नॉर्मल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1 है तो हमारा 0.05 है, राइट? बट दिस इज नॉट द रीजन व्हाई यू शुड चूज एन इंडेक्स फंड, राइट? तो सबसे पहले ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस क्या होता है? तो क्या होता है कि जब जो फंड मैनेजर्स हैं जब वो इंडेक्स मिरर कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसे होता है कि डिले हो जाता है इन्वेस्टमेंट में 1-2 दिनों का, या ऑफ कोर्स थोड़ा तो एक्सपेंस रेशियो रहेगा, कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडेक्स का रिटर्न आता है और जो इंडेक्स फंड का रिटर्न आता है वो बिल्कुल सेम नहीं रहता है। एंड जो इसका डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द ट्रैकिंग डिफरेंस, right? So the difference, the tracking difference is a performance statistic, and it denotes the difference in performance between the fund and the index, right? Now tracking error is the standard deviation of this difference. So उसका मतलब क्या होता है? मतलब एज अ रिटेल इन्वेस्टर, फॉर एग्जाम्पल एज एन इन्वेस्टर, हमारे लिए इसका क्या महत्व है? जो ट्रैकिंग डिफरेंस है वो परफॉर्मेंस बता रहा है आपको, और जो ट्रैकिंग एरर है वो आपको रिस्क या वॉलेटिलिटी बता रहा है, राइट? तो द थिंग इज दैट दोनों ही चीजें देखनी चाहिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें भी सेबी का रूल है कि एएमसी वेबसाइट एंड एमफीए वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। Especially tracking error has to be on daily rolling return basis for the last 1 year, right? And tracking difference का भी different time periods का इनको information provide करनी है हर म्यूचुअल फंड को। तो अगर आपको नंबर देखने हैं तो ये एम्फी की वेबसाइट पर हैं, और ये म्यूचुअल फंड्स के वेबसाइट में जो फैक्ट शीट है उसमें आपको जरूर मिल जाएगा, राइट? सो ये होता है ट्रैकिंग एरर एंड ट्रैकिंग डिफरेंस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए मृण आपके लिए लाइव भी, और मेरे व्हाट्सएप के भी सवाल है कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए पैसिव फंड एक राइट चॉइस है? क्या आप किन्हें बोलती हैं कि आपको निवेश करना चाहिए? और एनएफओस की भी भीड़ लग गई है पैसिव फंड की, उनमें निवेश करें क्योंकि उनके बारे में तो हमारे पास अभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कोई भी इंडेक्स फंड में निवेश कर सकता है,
बट मैं हर समय यही कहती हूँ कि अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है कि कौन से फंड में निवेश करें, कैसे चुने, इतने सारी स्कीम्स हैं, इसमें से हम कैसे डिसाइड करें, एक्टिव करें पैसिव करें। अब एक्टिव में भी इतनी सारी कैटेगरीज हैं, अगर आपको ये सब बहुत मुश्किल लगता है तो मेरी एक बहुत सिंपल सी सलाह है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एक निफ्टी 150 इंडेक्स फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एंड बस उसी उसी से ही होपफुली आपका पोर्टफोलियो चल जाएगा। दूसरी बात, अब आपने एनएफओस के बारे में पूछा, मैं एनएफओस के बिल्कुल हित में नहीं हूँ। वो इसीलिए क्योंकि एनएफओस में ट्रैकिंग एरर हमें अभी पता नहीं है। एब्सोल्युटली। ट्रैकिंग एरर पता करने के लिए हमें 6 मंथ्स टू 1 ईयर चाहिए। तो इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूंगी कि आप किसी भी एनएफओ में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको इसमें अभी ट्रैकिंग एरर का कोई मतलब कोई नामो निशान नहीं है। वी डोंट नो व्हाट इट इज। एब्सोल्युटली एनएफओ के लिए एक क्योंकि आप समझिए कंपनी इसलिए ला रही है क्योंकि उनके पास उस कैटेगरी की स्कीम नहीं होगी, तो उनको तो लाना ही है। पर आपको निवेश करना है या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करें। तुरंत एनएफओ आते ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाना कि एक नई चीज़ मार्केट में आई, इसमें निवेश कीजिए, तो एनएफओ से जो है मृण भी कह रही हैं थोड़ा सा दूरी रखें। आई टोटली अग्री विथ यू मृण। चलिए अब सवाल लेकर आते हैं। पहले मैं लाइव सवाल से शुरू करती हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट अड्डा नाम का हैंडल से ये सवाल है और वो बोल रहे हैं कि मैं अगले महीने में पिता बनने वाला हूँ और इसीलिए मुझे लगा ये सवाल मुझे लेना चाहिए क्योंकि ऐसे समय में मैं लोगों को हम जो भी मदद कर पाएँ। मुझे ये बताइए कि मुझे कितना सिप करना चाहिए जो कि मेरे बच्चे के हायर एजुकेशन में मेरी मदद करे। 20 साल तक का नज़रिया है और ये हर महीने जो है 10,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। आई थिंक आपका नाम मुझे नहीं पता है लेकिन हाँ, आई थिंक इट्स अ गुड अमाउंट। और अगले महीने फादर बनने वाले, तो कंग्रेचुलेशंस। मृण, व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम? सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि अगर ये 10,000 रुपये महीना डाल रहे हैं 20 साल में, और अगर ये 12% का रिटर्न सोच रहे हैं, करीब 12% के हिसाब से अगर हम लेके चलें, तो इनका काफी अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। करीब 1 करोड़ तक का कॉर्पस बन सकता है। तो एक तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले तो वो एसआईपी के बारे में सोच रहे हैं। एंड ये चाइल्ड प्लान, जो इंश्योरेंस कंपनी से जो चाइल्ड प्लान आते हैं, ये इसके बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सबसे पहले उसमें ही पैसे डाल देते हैं और फिर उसमें अटक जाते हैं, और उसमें तो रिटर्न बहुत कम है, करीब 4-5% रिटर्न ही है। तो ये बहुत अच्छा है कि वो इन इस सब के बारे में सोच रहे हैं। अमाउंट भी अच्छा है, टाइम पीरियड भी अच्छा है। बस मैं ये कहूंगी कि आप थोड़ा सा रिस्क थोड़ा ज्यादा लीजिए। आई वुड सर्टेनली सजेस्ट कि आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपका 20 साल का वक्त है। तो आप सर्टेनली उस इतने टाइम तक अगर आप निवेश कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव भी होना चाहिए। ओके फाइन। सो एक मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो आपको इसमें निवेश करना चाहिए। क्या इनके जैसे लोग जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हम देख रहे हैं, आपने कहा अग्रेसिव थोड़ा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्या इनके लिए इंडेक्स फंड एक अच्छा निवेश हो सकता है? और किस तरह का इंडेक्स फंड चुनना चाहिए बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग जिसमें एक लॉन्ग टाइम होराइजन है? एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के जरिए इन्वेस्ट करें, और जो हमने जो देखा गया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में एक्टिव फंड मैनेजमेंट हैज एक्चुअली डन वेरी वेल। तो इसीलिए आई वुड से कि या तो आप एक निफ्टी 50 और एक निफ्टी 150 ले सकते हैं, नहीं तो यू कैन डू निफ्टी 50 एंड देन लुक एट some actively managed funds. Like in ओके mid cap, I really like Kotak, or in small cap, for example, you can look at Nippon or SBI, so just spread it out is what I would say. ओके ऑलराइट। चलिए आशीष सिंह का सवाल लेते हैं जो हमें व्हाट्सएप पर आया है। मैं लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता हूँ, मेरा नज़रिया 15 साल का है, 1,000 रुपये की सिप ये 5 स्कीम में अभी कर रहे हैं और इनके पोर्टफोलियो को आपके लिए लेकर आते हैं, तो कुल 5,000 का निवेश कर रहे हैं। SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, ICICI प्रू का स्मॉल कैप है, ओके 3 स्मॉल कैप, फिर SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड है और UTI निफ्टी इंडेक्स फंड है। लंबे समय के लिए निवेश है, तो पोर्टफोलियो पर किस तरह से मुझे नज़र रखना चाहिए और क्या और पैसा जमा करना चाहिए? इन्हें 5,000 रुपये अभी कर रहे हैं।
तो अगर ये 5,000 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं तो लगभग इनका करीब 25 लाख बन जाएगा 15 साल में। आई थिंक फंड सिलेक्शन काफी अच्छा है, क्योंकि इनके पास स्मॉल कैप फंड्स हैं, क्वाइट अ लॉट ऑफ स्मॉल कैप फंड्स इज व्हाट आई वुड से एक्चुअली। 3 एंड स्मॉल लार्ज कैप एंड मिड फंड्स है। कैप, हाँ लार्ज एंड मिड कैप एंड इंडेक्स भी है, तो इट्स फाइन। आई मीन ही इज 35 एंड उनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो वो अगर थोड़ा एग्रेसिव भी होना चाह रहे हैं, आई थिंक इट्स फाइन। आई थिंक आप इसी में कंटिन्यू रह सकते हैं। ओके फाइन। मोहित यादव का लाइव सवाल लेते हैं। नमस्ते मोहित जी, शुक्रिया आज भी आप जुड़े हैं हेलो मनी 9 में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एयूएम बहुत बड़ा हो गया है, तो इससे उसके परफॉर्मेंस जो है उस पर असर पड़ रहा है, ख़राब हो जाएगा क्या? कैसा आप भविष्य देख रहे हैं, और उसकी जगह को कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड चुनना चाहिए अगर ये पराग पारिक से निकलते हैं? तो पहले तो एयूएम वाले हिस्से को आप एड्रेस कीजिए, फिर बताइए कोई और फ्लेक्सी कैप फंड। आई मीन यस, ये हो सकता है, बिकॉज ऑफ द AUM becoming very big, performance can start lagging because you need to keep liquidity and all of those things. But आई डोंट फील कि इस वजह से हमें इस फंड से बिल्कुल निकल कर एक दूसरे फंड में निवेश करना चाहिए। ये बार बार निकल कर दूसरे फंड में जाना, आई फील इज नॉट what you should be doing. हम्म। And also somewhere I just feel that अगर आप पराग पारक में ही देखेंगे, उनके पास कुल मिलाकर तो 2 ही फंड है ना इक्विटी फंड में। So certainly what I really like about that fund house is the real focus that they have on ensuring that they're giving consistent returns, right? So I would not be so perturbed about this aspect, and I would just remain invested. ओके फाइन। सो मोहित जी अभी तो बिल्कुल निवेश करते रहिए, बने रहिए, अभी से आप स्विचिंग की बात मत कीजिए, ये ऋण का संदेश है आपके लिए। अगला सवाल प्रथम वैद्य का, जो इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा था। अगर इंडेक्स फंड में ही निवेश करना है तो निफ्टी को ट्रैक करने वाली स्कीम चुने या सेंसेक्स को? इंडेक्स फंड में निवेश का टाइम फ्रेम कितना रहना चाहिए? ऋण तो किसी भी इक्विटी फंड में, भले ही वो इंडेक्स फंड हो, ETF हो, अगर वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है वो फंड, तो आपको मिनिमम 7 साल का टाइम फ्रेम होना चाहिए। क्योंकि जब हम पास्ट स्टेटिस्टिकल डेटा जो देखते हैं, उसमें देखते हैं कि अगर आप 7 से 10 साल तक एटलीस्ट बने रहते हैं, तो आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं आता है। दिस इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, ऑफ कोर्स फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, बट स्टिल आई विल से कि 7 साल का आपका नजरिया होना चाहिए। अब आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, निफ्टी में करें या हम सेंसेक्स वाले फंड में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी फंड में कीजिए, क्योंकि दोनों के केस में रिटर्न्स आर वेरी वेरी सिमिलर। कुछ 19-20 का फर्क है, बस उतना ही है। ओके ऑल राइट। अब अगला सवाल जो है ये हिमांशु जी का है, और ये थोड़ा लंबा सवाल है क्योंकि इन्होंने हमारा शो देखा उसके बाद ये सवाल भेजा था। सो हिमांशु जी प्लीज़, लंबा भी है तो कोई बात नहीं है, अच्छा है कि लंबा है क्योंकि हम आपकी पूरी बात समझ पाएंगे। तो हिमांशु जी ने हमें बताया कि उनकी उम्र है 34 साल, ग्वालियर में रहते हैं ये। हर महीने ये सैलरी का 20% यानी लगभग 24,000 जो बन रहा है वो उसकी सिप कर रहे हैं, और इरादा है कि हर साल सैलरी इंक्रीमेंट के साथ 10% से अपने निवेश को टॉप अप करेंगे, बढ़ाएंगे। 18 से 20 साल का इनके निवेश का नज़रिया है। और इनके पोर्टफोलियो पर अब हम नज़र डालते हैं तो इनके पास है ICICI NASDAQ 100 इंडेक्स फंड, 4,000 रुपये का निवेश है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड है, इसमें 3,000 रुपये की सिप है। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है, इसमें ये 3,000 रुपये हर महीने डाल रहे हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर रहे हैं। HDFC का इनके पास मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड भी है। साथ में कोटक का टैक्स सेवर फंड है जिसमें यहाँ निवेश कर रहे हैं। मिराई एसेट का टैक्स सेवर फंड है, इसमें भी निवेश है इनका। ऑलराइट, पराग पारिक का भी टैक्स सेवर फंड है। ओके, सो 2 टैक्स सेवर फंड है। और NPS Tier 2 में HDFC पेंशन फंड में इनका 2,000 रुपये का निवेश आ रहा है, जिसमें इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 75% है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड का 25% है। तो अभी जो इन्होंने प्लान हमें बताया कि ये 24,000 कर रहे हैं हर साल, जैसे जैसे सैलरी इनको अनुमान है कि 10% बढ़ेगी, बढ़ाएंगी। क्या ये टॉप अप जो ये सोच रहे कि ये 10% से करेंगे, ये सही है? क्या इनको सिप की रकम और बढ़ानी चाहिए? और नज़रिया इनका अच्छा खासा है लंबे समय के लिए। क्या सलाह देंगी आप हिमांशु जी को? तो सबसे पहले जो ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि
जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि ही इज ऑल्सो हैविंग एनपीएस विद 75% इक्विटी, दैट इज एक्टिव इक्विटी प्रीटी मच, राइट? सो आई थिंक लाइक पोर्टफोलियो तो इन्होंने अच्छा बनाया है। अब इनके पास 3 ईएलएसएस टैक्स सेवर वाली स्कीम्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप फिर से इस साल ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इन 3 स्कीम्स में से एक चूज कीजिएगा। डो नॉट ऐड एनी मोर फंड्स। ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में 7-8 फंड हैं, तो डोंट ऐड एनी मोर फंड्स। जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसी में ही आप और निवेश कर सकते हैं। और जो आपका आइडिया है कि हम हर साल हम 10% अपना अमाउंट बढ़ाते रहें, ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसका आपको बहुत कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा इन द लॉन्ग टर्म, राइट? इस जो आपके पास पूंजी जमा होगी 20 साल के बाद, या आपका कितना लक्ष्य है, मैंने हाँ 18 से 20 इयर्स है ना, तो वो बहुत ज्यादा होगी। ये आप थोड़ा सा बढ़ा, मतलब हर साल थोड़ा बढ़ाकर अगर आप डालेंगे तो ये आपके हित में रहेगा। और मैं सर्टेनली मैं हर इन्वेस्टर को ये रेकमेंड करती हूँ कि जितनी आपकी सैलरी बढ़ती है आप उतने से अपना सिप अमाउंट भी बढ़ाइए। ओके फाइन, चलिए तो सिप अमाउंट बढ़ाइएगा। अच्छा लग रहा है पोर्टफोलियो, आपने रिटायरमेंट को भी कवर किया है, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत कि आपने एनपीएस चुना है, विच इज़ वेरी गुड हिमांशु जी। बढ़िया है, निवेश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे विशेष आपके साथ हैं। एक लाइव सवाल लेते हैं राहुल डेविड का। ना राहुल डेविड जो है वो हमारे रेगुलर व्यूअर, तो मैं उनके क्वेश्चन को कभी नहीं अवॉइड करती हूँ। राहुल आप भी ये अग्री करेंगे, ठीक है? सो राहुल का सवाल है कि क्या उन्हें माइक्रो कैप फंड चुनना चाहिए? 15 से 18 साल का इनका नज़रिया है और इनके पास पहले से ही एक पोर्टफोलियो है जिसमें अलग अलग फंड्स में ये निवेश कर रहे हैं, तो क्या माइक्रो कैप फंड चुने? माइक्रो कैप फंड अगेन एक नया फ्लेवर है जो इस बार बाजार में मुझे दिखा है। और माइक्रो कैप फंड पर एक और भी सवाल है, सो मैं लेट्स क्लब दीज 2 क्वेश्चन, ठीक है? राहुल कह रहे हैं कि क्या वो माइक्रो कैप फंड चुने 15 से 18 साल के लिए। और एक जो इन्वेस्टमेंट अड्डा का सवाल हमने पहले भी लिया था, वो पूछ रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल 250 माइक्रो कैप इंडेक्स फंड कैसा है एज कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल का ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। तो एक कंपैरिजन भी है, और आपको कैसा लग रहा है ये माइक्रो कैप फंड ब्रेड? देखिए आजकल सबको माइक्रो कैप में ही पैसे डालने हैं क्योंकि बहुत बढ़ गया है ये इंडेक्स। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप स्पेस में एक्टिव फंड मैनेजर इज एक्टिव fund is better than choosing a passive funds, Okay. because you know इसमें मतलब बहुत जांच परख के स्टॉक्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप माइक्रो कैप करना चाह रहे हैं तो प्लीज चूज एन एक्टिव फंड। द थिंग इज दैट देयर आर नॉट सो मेनी फंड्स व्हिच आर देयर इन द माइक्रो कैप स्पेस, राइट? नाउ व्हाई माइक्रो कैप? पहले तो आपको अपने से ये पूछना है, अगर आपको लग रहा है ओ नो हमने इसमें तो निवेश ही नहीं किया और पिछले 6 महीने में इसमें तो इतना बढ़िया रिटर्न आया है तो हमने कुछ लूज आउट कर दिया है। देखिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके रिस्क आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से है कि नहीं, बिकॉज last 6 months it's done really well, but you know in the long term there will be periods when micro caps are performing really badly, right? पहले ठीक है, अगर आपको 18-20 साल तक रखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस आपको एटलीस्ट 15 साल का होल्डिंग पीरियड चाहिए होगा अगर आप ये माइक्रो कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप कैटेगरी देख रहे हैं। और इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। Right. तो जब बाजार चढ़ेंगे तो सबसे पहले ये चढ़ेंगे और जब बाजार गिरेंगे तो सबसे पहले यही गिरेंगे, तो सबसे ज्यादा बहुत तेजी से, हाँ, और बहुत वॉलेटाइल है ये। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि इसीलिए मत इन्वेस्ट कीजिए ये सोचकर कि अच्छा हमारे पास ये कैटेगरी नहीं है तो हमें, और इसमें इतना अच्छा अभी प्रदर्शन हुआ है तो हमें इसमें डाल देना चाहिए। ऐसे सोचकर आप मत इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ माइक्रो कैप्स विल डू वेल एंड you feel that you can take the risk, तो ही आप कीजिए। वैसे टू बी ऑनेस्ट विद यू आई फील अगर आप एक स्मॉल कैप फंड करेंगे उतना ही काफी है। ये इतना ज्यादा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप दोनों में से पूछ रहे हैं कि कौन सा बेहतर है, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग नॉट गेसिंग कि आप कहेंगे कि स्मॉल कैप बेटर रहेगा। या आई थिंक स्मॉल कैप इज बेटर। आई फील इतना ज्यादा हमको दिस सुपर माइक्रो कैप कैटेगरी में जाने की इतनी जरूरत नहीं
आपने तो नई कैटेगरी निकाल दी, सुपर माइक्रो कैप। ओके, सुपर आई स्मॉल गेस, कैप, आई थिंक सुपर स्मॉल इस पे आप कॉपीराइट ले लीजिए, मुझे लगता है बहुत जल्दी हम ये भी एक नई कैटेगरी और इसके भी फंड्स देखेंगे। सुपर माइक्रो कैप का एनएफओ आ रहा है। ओके फाइन, ग्रेट। सो अंडरस्टूड। डू यू वांट टू ऐड समथिंग और शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मृन? लेट्स मूव ऑन। या ओके, सो आई थिंक बहुत क्लियरली बता दिया मृन को क्या पसंद है क्या नहीं। राहुल, तो माइक्रो कैप आपको लग रहा है आपकी एपेटाइट है वैसी, आप प्लीज इन्वेस्ट कीजिए। नहीं है तो, और अगर आप कंपेयर करेंगे माइक्रो कैप और स्मॉल कैप को, तो स्मॉल कैप जो है बेटर है। ऑल राइट, चलिए साकिब अजमल जी का सवाल है, क्योंकि साकिब जी ने एकदम शुरुआत में ये सवाल पूछा था और ये आज जो हम टॉपिक कवर करें इंडेक्स फंड उससे जुड़ा हुआ है कि प्लीज़ ज़रूर बताइए कि बेस्ट इंडेक्स फंड, ओ गॉड, ये जो बेस्ट का वर्ड जब लोग बोलते हैं ना, बताइए बेस्ट फंड कौन सा है, बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा है, तो मुझे लगता है हमारे एक्सपर्ट जो है वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। लेट्स सी मिनट कितनी परेशान होती है। मिनट बताइए, साकिब जानना चाहते हैं बेस्ट इंडेक्स फंड ज़रूर बताइएगा। इनकी एज है 39 और ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 20 ईयर्स। देखिए, अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं, अगर आपको इंडेक्स फंड में ही डालना है, तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, और अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाह रहे हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। वैसे अगेन आई विल जस्ट रिपीट द सेम थिंग दैट इफ योर होल्डिंग पीरियड इज 20 इयर्स, यू कैन टेक द वॉलेटिलिटी, आप जोखिम उठा सकते हैं, आपको मतलब इससे परेशानी नहीं होगी, तो फिर आई वुड से फिर आप एक्टिवली मैनेज मिड कैप या स्मॉल कैप फंड कीजिए। ओके फाइन, चलिए एक और सवाल। लाइव सवाल रुक नहीं रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर को भी वक्त चाहिए उसको आपके लिए लिखने के लिए। तब तक हम दूसरा सवाल जो हमारे पास पहले से आया हुआ है रुचि का वो लेते हैं। रुचि जो है, इनकी उम्र है 30 साल, प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, 3 साल की इनकी बेटी है। उसके हायर एजुकेशन के लिए ये 20 रुपए तो नहीं, मुझे लगता है 20,000 रुपये होगा, 20,000 रुपये होगा, आई गेस एक टाइपो एरर होगा। 20,000 रुपये या 2,000 रुपये, ये रकम मुझे कहाँ और कैसे निवेश करना चाहिए, अगले 15 साल में इसके ज़रिए मैं कितना कॉर्पस जोड़ सकती हूँ। सो आप क्या इनको सलाह देंगी, कैसे ये निवेश कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए? आपने इससे थोड़ा सा तो कवर किया है, मुझे लग रहा है अमाउंट प्रॉब्लम रहना हम गलत पिक कर रहे हैं, बट व्हाट वुड यू सजेस्ट? हाँ, बच्चे की पढ़ाई के लिए, 3 साल की बेटी है। देखिए, सबसे पहले हम एजुकेशन कॉस्ट को अगर देखते हैं, इसमें बहुत हाई इन्फ्लेशन है, 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, राइट? अगर आप सोचिए 10 साल पहले इंजीनियरिंग की क्या कॉस्ट थी और अभी इंजीनियरिंग की क्या कॉस्ट है, राइट? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन कॉस्ट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, राइट? एंड अगर आपको 10% इन्फ्लेशन बीट करना है तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज इक्विटी फंड में आपको निवेश करना पड़ेगा। अगर हम 2,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से लेते हैं तो आपका 15 साल में करीब 10 लाख जुड़ जाएगा। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कितना निवेश करना है। और दूसरी बात, अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है कि कौन से फंड में निवेश करें, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसमें आप आईसीआईसीआई देख सकते हैं, और एक निफ्टी 150 मिड कैप फंड जिसमें भी आप आईसीआईसीआई देख सकते हैं। जस्ट गो विद वन ऑफ दीज एंड दैट्स मोर देन इनफ। अब आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं ये भी रेकमेंड करूंगी कि आप एक्टिवली मैनेज फंड्स वगैरह भी चुने, बट अगर आपको बहुत मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक आसान तरीका है। ओके ब्रेन, आपके लिए एक इधर और सवाल है। मोहित का है। मोहित का हम एक सवाल एड्रेस कर चुके हैं, पर मुझे ये सवाल अच्छा लगा, सो आई थॉट आई विल पुट इट टू यू कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इंडेक्स फंड बेटर है या एक्टिव फंड, और कौन से फंड्स बेटर रिटर्न देंगे? क्योंकि भाई अगर मैं अपना पैसा निवेश कर रही हूँ, मुझे ये तो जानना है कहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। अमृत, वाजिब सवाल है कि क्या एक्टिव से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा या पैसिव से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा मुझे? अगर हम पास्ट डेटा देखते हैं, then you find that in the small cap space there are a lot of active funds which give much better return than what the index does. And that is where really the stock picking ability of the fund manager comes out, right? So going by past data, I would still say that in the small cap space, go with an actively managed fund. Even in mid cap, I would say mid cap and small cap, go with actively managed fund over passively managed fund. Okay, so you're with the active funds, right? Yeah.
ओके फाइन, चलिए। तो आई गेस अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडेक्स फंड और लार्ज कैप, तो यू विल स्टिल चूज लार्ज कैप और यू विल चूज एन इंडेक्स फंड? इंडेक्स, आई चूज एन इंडेक्स फंड बिकॉज अगेन जब हम पास्ट डेटा देखते हैं देन द इंडेक्स फंड्स आर वे आउट परफॉर्मिंग द लार्ज कैप फंड्स, राइट? ओके, सो लेकिन जब हम मिड कैप और स्मॉल कैप वर्सेस इंडेक्स फंड करेंगे तो आप कहोगे तब आप एक एक्टिव फंड चुनिए। यस यस। ओके, और क्या केवल पैसिव फंड में निवेश करके एक पूरा पोर्टफोलियो बनाना सही रहेगा क्या मैंने? अगर कोई किसी को लगता है कि भाई मैं ये फंड चुनूं, ये सिलेक्शन करूं, वो करूं, इससे अच्छा कि मैं पूरा जो एक ट्रैक कर रहा है एक इंडेक्स को उसको ही चुन लूं, वैसे ही 3-4 फंड्स रख लूं, तो डू यू एडवाइज दैट? यू कैन, बट आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर मैं क्या देखती हूँ कि इंडेक्स फंड्स के नाम पर लोग एक 3-4 निफ्टी 50 के फंड ले लेते हैं, राइट? सो एक आईसीआईसीआई, एक एचडीएफसी, एक यूटीआई या एक और किसी एंड फंड हाउस। ऑल ऑफ देम विल बी द सेम, वो सेम ही चीज होगी उसमें, राइट, मार्केट गिरेंगे सब चारों ही गिरेंगे और बढ़ेंगे तो चारों ही बढ़ेंगे। हाँ। तो अगर आप करना चाह रहे हैं देन यस यू डू निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250। यू नो, ऑफ कोर्स यू हैव टू स्प्रेड आउट द मनी बिटवीन द डिफरेंट मार्केट कैप्स, तो कर सकते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अपना नजरिया होता है कि हमें मतलब इतनी सारी देखना है कि कौन सी स्कीम में डालें या या ये आसान तरीका चुन लें। ओके, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जो है उसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि हो सकता है फंड के नाम अलग हो लेकिन सब एक ही चीज में निवेश कर रहे होंगे, तो फिर आपका जो पूरा फंड है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सा वो पूरा पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मृण, आज आपने वक्त निकाला, बहुत मजा आया, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। आज हमने बहुत सारे सवाल कवर किए, कुछ अगर छूट रहे हो तो आई एम सॉरी जो लोग देख रहे हैं, पर मृण थैंक यू सो मच आज के लिए। ओके, सो बाय बाय टू मृण और बाय बाय हमारे दर्शकों का जो हमारे साथ लाइव जुड़े थे। थैंक यू सो मच। जब आप लोग जुड़ते हैं और सवाल पूछते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपकी मदद कर पा रहे हैं अगर कोई सवाल छूट गया है। ओके, जैसे कि अभी नंदलाल जी का सवाल आया है, ठीक, शो रैप अप के बाद। नंदलाल साहब, मैं इस क्वेश्चन को फ्राइडे को लेती हूँ, फ्राइडे को जुड़िएगा शाम को 4 बजे। हम फिर म्यूचुअल फंड को ही टच करने वाले हैं, थोड़ा सा अलग टॉपिक के साथ। आज इंडेक्स फंड पर बात हो रही थी। आज जितने लोग जुड़े थे शुक्रिया आपका। नंदलाल जी, आपका सवाल मैं ज़रूर शुक्रवार को लूँगी। आज के शो को यहीं पर रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय। Hello, Money 9.